का पालन ऐसे ही आप कर लेंगे बिना किसी शर्त के, तो आप कहेंगे नहीं। तो रणवीर सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ, उस समय पे आईपीसी का सेक्शन 292 था, ठीक है, भारत दंड संहिता की धारा 292 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ कि आपने, क्योंकि 292 क्या कहता था आईपीसी का सेक्शन, वो कहता था कि आप जो असली चित्रण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी किताब के माध्यम से हो, मैगजीन के माध्यम से हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, अगर आप ऐसा कुछ भी प्रदर्शित कर रहे हैं जो कामुकता को बढ़ाता हो, यानी काम भावना को बढ़ाता हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा आपका, फिर वो दंडनीय होगा। यानी कि इनकी अपनी सीमाएं भी हुई फिर, तो उन्हीं सीमाओं पर कहीं किनारे पे लिखना, आर्टिकल 19(2) में इसके प्रतिबंध भी बताए गए हैं। प्रतिबंध अर्थात रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस जो होंगी वो किन ग्राउंड्स पर होंगी, जो रोक लगेंगी वो किन ग्राउंड्स पर होंगी। तो आप कहेंगे कि भाई भारत की जो हमारी प्रस्तावना है उसको हमने पढ़ा है, भारत की एकता, अखंडता, जो हमारी लोक संप्रभुता है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आपका वो अधिकार छीना जा सकता है। ठीक है, बोलेंगे वो छीना जा सकता है, कोई दिक्कत। अगली बात पर आएंगे, वो मतलब स्टेट को अथॉरिटी होगी। फिर आते हैं आर्टिकल 19(1) का बी, बताइए इसमें क्या है। जो बी सेक्शन है इसमें बताया गया है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब आप कोई सभा कर सकते हैं, आप कोई सम्मेलन चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रीडम, क्या कह सकते हैं इसको, फ्रीडम टू असेंबल, सॉरी, फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल पीसफुली, इस वर्ड को ध्यान से देखना। यानी कि आपको जो स्वतंत्रता दी गई है ना इकट्ठा होने की, वो किस ग्राउंड पर दी गई है, यहां पर पीसफुली दी गई है, पीसफुली, ठीक है। पीसफुली का मतलब क्या हो गया, विदाउट आर्म्स। अब आप 100 लोग कहीं पे जा रहे हो और आप सबने कट्टे लगा रखे हैं, मान के चलो, या आपने लाठी डंडे ले रखे हैं, हथियार ले रखे हैं, चाकू ले रखे हैं, तो क्या आप इकट्ठा हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभा और सम्मेलन की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें आपका 3 चीजें आती हैं कि आप कोई कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, सम्मेलन आपने देखा होगा अक्सर मिलन समारोह होते हैं, जैसे कि कोई भी आपका सेरेमनी है या कोई भी कॉन्फ्रेंस है आपका, वो आप कर सकते हैं। कोई आपको सभा मीटिंग बुलानी है, किसान सभा जैसे आपने अक्सर देखी होंगी मीटिंग्स, लेकिन किस ग्राउंड पर होंगी, शांतिपूर्ण होंगी, सभा बुला सकते हैं। आप चाहे तो कोई जुलूस निकाल सकते हैं, अक्सर धार्मिक जुलूस आपने देखे होंगे, यात्राएं निकलती हैं जिसको हम प्रोकेशन बोलते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि आप वाले कि आपका ताजिया होता है, ताजिया निकलता है मुहर्रम के समय पर, या आपका हिंदुओं में हम बात करें कोई भी आपका रथ यात्रा निकल गई, ठीक है, जैसे उड़ीसा में निकलती है हमारी रथ यात्रा, और या कलश यात्रा होती है कि भाई 2000 महिलाएं और इकट्ठी होकर के जा रही हैं 10,000 महिलाएं, तो ये क्या है, मतलब कि आप अपने जुलूस को निकाल सकते हैं। या आपने देखा होगा नेताओं की रैली निकलती हैं कई बार, तो इस सब का क्या है, अधिकार है। और उसके लिए क्या होता है कि वहां पर मतलब लोक व्यवस्था बनी रहे, तो वहां पर जो प्राधिकृत अधिकारी है, मान के चलो एसडीएम महोदय हैं, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस थाने से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी उनको सूचना होनी चाहिए इस बात की कि यहाँ पर कुछ ऐसा आयोजन होने जा रहा है, और उसके लिए अगर अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है तो वो उनको प्रदान की जाएगी, ठीक है। बड़े स्तर पर तो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय को से आपको परमिशन लेनी पड़े। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर 50,000 लोग कल इकट्ठा होंगे, तो ऐसा हो सकता है ना कि 50,000 लोग, अभी पता नहीं है कि भाई जब आप इकट्ठा होंगे तो जो व्यक्ति संवाद उनसे करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो संवाद करके उनको भड़का दे। अब अगर वो भड़का देंगे तो फिर इससे दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, प्रतिबंध भी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आप भीड़ में खड़े होकर आप ये कहने लग जाए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो क्या ये भारत की साथी जो अखंडता है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है? तो आर्टिकल 19(1) में तो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, फिर तो भैया रोक लगनी चाहिए। आप बताइए हाँ या ना? आप कहेंगे जी लगनी चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह से सभा और सम्मेलन जो होंगे इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस पर जो प्रतिबंध बताए गए हैं अगले ही सेक्शन में 19(3) में,
अक्सर आप इसको पढ़ लेते हैं और 19(3) को नहीं पढ़ते हैं, तो याद रखना उसमें सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस हैं। और ये प्रतिबंध कैसे होंगे, जैसे आपने देखा होगा अक्सर चुनाव का टाइम होता है, चुनाव के समय पर क्या होता है, कौन सी धारा लग जाती है, तो आप कहेंगे चुनाव के समय पे भैया सीआरपीसी की धारा लग जाती है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता था आपका, उसका एक सेक्शन होता था 144, और इसके अनुसार क्या धारा है, या मान के चलो कहीं पे हिंसा हो गई है या दंगे हो गए हैं, तो इसमें 4 या 4 से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, बेशक वो पीसफुली हो, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति बन गई है। बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो अगले ही सेक्शन में रेस्ट्रिक्शंस हैं, पिछले में रेस्ट्रिक्शन कहां पर बताइए, 19 के 2 में। ग्राउंड क्या रहेंगे, यहां पर भी ग्राउंड वही रहेंगे, भारत की जो अखंडता है, या मान के चलो जैसे कि हम बात करें भारत की जो लोक संप्रभुता है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं, 19(1) का सी क्या कहता है, 19(1) का सी ये कहता है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप कोई संघ या संगठन बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, एसोसिएशन कोई भी संघ आप बना सकते हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, लिख लीजिए इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज बनती है नहीं बनती हैं जी। कोई फर्म किसी को बनानी है तो बना सकता है या नहीं बना सकता है। कोई कंपनी किसी को एस्टैब्लिश करनी है, कंपनी किसी को एस्टैब्लिश करनी है। देखो राजनीतिक पार्टी तो आप समझते होंगे, फर्म और कंपनी का क्या अंतर होता है ये और समझो। कंपनी तो जो है वो एक व्यक्ति या एक किसी संघ के द्वारा बनाई जा सकती है, एक व्यक्ति के द्वारा, लेकिन फर्म कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई जाती है। फर्म में एक से अधिक व्यक्तियां, यानी एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं या एक से अधिक संघ शामिल होते हैं, ठीक है। यहीं पर एक प्रावधान दिया गया आपका सहकारी समिति, तो बताओ सहकारी समिति भी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अपने आसपास आप सर्च करना आपके पास में कौन सी सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हैं। इन फ्यूचर हम इसको पढ़ेंगे क्या होती हैं ये। तो सहकारी समिति ये कब बनाई जा सकती हैं आपका, अगर उसकी आवश्यकता है। तो ये 77वां संविधान संशोधन है, 77वां संविधान संशोधन 2011। अब समझे मेरी बात को, यानी कि हमको कोई संगठन बनाना है, जैसे मान के चलो हम सारे लोग हैं, हम अब खुद से उदाहरण लेते हैं, और मैं आपसे कहूं कि प्यारे साथी हम सब लोग जो है ना मिलके एक संगठन बना लेते हैं, और मतलब किसी भी तरह से डिजिटली रूप से हम बना सकते हैं, जैसे ग्रुप बनाते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया या आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ठीक है, डिजिटली भी या फिजिकली भी, तो हम सब उसको बना सकते हैं या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं जी, लेकिन ये तो बात हुई कि ठीक है अध्यापकों का एक संघ हो सकता है, आपका जो लेबर है श्रमिकों का एक संगठन हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप भी सोचना। लेकिन यहां दूसरी बात क्या है, जैसे मान के चलो कुछ नक्सली लोग हैं जो भारत की साथी संप्रभुता यानी कि उसकी सॉवरेनिटी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और ना भारत सरकार के निर्णयों को मानते हैं, ना राज्य सरकार के निर्णयों को मान रहे हैं, और संवैधानिक तरीके से भी नहीं चल रहे हैं, तो क्या वो यहां पर संगठन बना पाएंगे? आप कहेंगे भैया संगठन बनाने की तो स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन साथ में अगला ही तो 19 के 4 में याद रखना, सी कौन सा नंबर होता है 3, बी कौन सा होता है 2, तो बी के रेस्ट्रिक्शंस अगले 3 में, सी के रेस्ट्रिक्शंस किस में होंगे, तो ये आपका प्रतिबंध दिए गए हैं आपका कि किन स्थितियों में कि भाई वही ग्राउंड्स रहेंगे, सेम ग्राउंड्स, यानी कि भारत की जो लोक प्रभुसत्ता है, भारत की एकता और अखंडता, इन पर प्रसंचन नहीं आना चाहिए, इन पर आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है? बताएंगे जी, इतनी बात क्लियर है कि रेस्ट्रिक्शंस अगले में ही बताई गई हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो उदाहरण के लिए आप तो इस पर लिख भी सकते हैं कि नक्सलियों को संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि क्या चक्कर है, ठीक है। बोलेंगे भाई इकट्ठा नहीं हो सकते। देखो एक दोस्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, पिंटू कुमार ने, कि भैया जब से आपका सीआरपीसी की धारा लग रही हो तो क्या गाड़ी में 4 लोग जा सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो अभी जब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप इकट्ठा नहीं हो रहे हैं,
आप मूव कर रहे हैं। इकट्ठा होने का मतलब होता है कि जब आप अपने शरीर की गति को रोक देते हैं। अब आप कहेंगे भैया कहीं तो गाड़ी रुकेगी भी, तो जब गाड़ी चल रही है तो उसके ब्रेक भी लगेंगे, तो रुकने को उसमें नहीं माना जाएगा। यानी आप कहीं पर इकट्ठा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है, तो उसको संवेदनशील जगह में आप इकट्ठा हो गए हैं। तो क्योंकि अभी आपको उस पार्टिकुलर, जब आप गाड़ी से जा रहे हैं, अब आपको पता चला उनको कि भाई आप गाड़ी से इसी जगह आ रहे थे, तो आप पर रोक लगेगी। लेकिन आप गाड़ी से उस क्षेत्र से निकलते हुए कहीं और जा रहे थे, तो आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो एरिया नहीं है जो संवेदनशील क्षेत्र है, तो आप उससे तो आपका लेना देना नहीं रहा। तो धारा 44 एक क्षेत्र के लिए लगती है, एक क्षेत्र के लिए। अगर आप गाड़ी से उसी क्षेत्र में जा रहे हैं और आपकी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि आप उसी क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो आप पर भी रोक रहेगी फिर, ठीक है। झुंड नहीं लगाएंगे, आगे आएंगे। बात क्लियर है ना। आर्टिकल 19(1) का डी ये क्या कहता है? 19(1) का डी कहता है देश में मतलब कि आप क्या बोलते हैं उसको, निर्बाध संचरण, निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। निर्बाध संचरण, संचरण का मतलब होता है आप कहीं भी आ जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू मूवमेंट। आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, लिख लेना इस बात को, कहीं भी, देश में कहीं भी, देश में कहीं भी, कहीं भी आप आ जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। अब मुझे जरा, मैं आपसे पूछूंगा आपकी कॉमन समझ विकसित हुई या नहीं हुई, इसके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो किस आर्टिकल में दिए होंगे? अब आपको खुद सोचना है, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए तो आप समझ पाएंगे भैया डी का मतलब किस में दिए गए होंगे। 19 के 5 में क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं, कुछ आपका क्या रेस्ट्रिक्शंस यहां पे बताई गई हैं, अर्थात प्रतिबंध आपका बताए गए हैं। कैसे जी, क्या प्रतिबंध है? मतलब हमें रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, बताओ भी फटाफट से। हम सब ने कोविड का समय देखा, तो आप ये बोलते नहीं मेरे पास तो, मुझे तो आर्टिकल इस बात के लिए ऑथराइज कर रहा है कि भाई मैं तो कहीं भी घूम सकता हूं। तो कोविड में हम सबको एक जगह पर रुकना पड़ा या नहीं रुकना पड़ा, या आप अपनी मर्जी से चाहे जहां घूम सकते थे? जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे किसी मरीज को एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि वो HIV से संक्रमित व्यक्ति है और लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसका संक्रमण और अधिक फैला सकता है, ये किसी और से आपका फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाएगा या यौन संबंध स्थापित करेगा, तो उनके माध्यम से डिसीज क्या है फैल सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है रिस्ट्रेन किया जा सकता है, उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है कि भाई आपके जो मूवमेंट है उनको रोका जाता है। तो इसके ग्राउंड्स किस में बताए गए हैं? वो 19 के 5 में बताए गए हैं। उसमें 2 ग्राउंड हैं, एक तो लोकहित के आधार पर लगेगा। लोकहित मतलब देखा जाएगा, लोकहित का मतलब होता है जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट। भाई हम सबकी हेल्थ के लिए ही तो आपका, मुझे बताओ, रोक लगी थी कोविड के टाइम पे। पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ या ना? भाई हम सब बच पाए इसीलिए तो वो रोक थी। दूसरा इसमें है आपका कुछ जनजातियों के संरक्षण के लिए भी इसको लगाया जा सकता है, जनजाति संरक्षण, जनजाति संरक्षण, ठीक है। और मतलब कि कोई भी आपका जो ट्राइबल कंजर्वेशन है उसके लिए। एक बात समझो, क्यों जी जनजातियों के लोकहित तो समझ में आया कि हमारी तबीयत को दिक्कत हो सकती है, हमारी हेल्थ पर कोई असर हो सकता है, लेकिन जनजाति संरक्षण क्यों? देखो जनजाति तो समझते हैं ना आप, भारत में अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत में ऐसे भी गांव हैं जहां पर सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो बहुत कम है। कितना है? तो वहां तो 17 व्यक्ति ही रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। आप जाओगे कभी अरुणाचल प्रदेश तो आप देखोगे 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको 8-10 आदमी ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब शहरों की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो ग्रामीण इलाके की हम बात कर रहे हैं। अब वो 8 लोग थे और आप इधर से गए, आप भी अपने 10-20 लोग घूमने गए यहां से, और जिस गांव में वो रहते थे आप भी वहां पर पहुंच गए। अब उनकी अपनी स्थानीय भाषा है। अब उन्होंने तुमसे बोला होम बेंगी हूंगा, अब तुमने उससे बोल दिया तो क्या कह रहा है भाई?
तेरी तो बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही है, ढंग में बोल।